तो आज मैं हिंदी मीडियम के 17वीं क्लास लेने जा रहा हूँ। कुछ लोगों का कमेंट है कि सर पर डे वीडियो डालिए। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा समय का वीडियो हो जाता है। मैं तो यही देख रहा हूँ कि धीरे धीरे तुम लोगों को वीडियो के प्रति एलर्जी बढ़ रही है। जो पहले 1000 2 दिन में देखता था, अब वो आकर के तुम्हारे 6 से 7 दिन पहुंचा दिया। मैं क्या करूंगा? वीडियो डाल करके क्या करूंगा? देखते रहिए, नहीं हो तो तुम लोग सोचो तो मैं क्या करूंगा? मैं ठीक एक दिन बीच करके वीडियो डालने जा रहा हूँ। एक दिन से दूसरे दिन में 1000 वीडियो देखो, नहीं तो फिर उसी रूटीन पर आ जाऊंगा। आकर के क्या करूंगा? डाल करके वीडियो क्या करूंगा? जमा कर लूंगा, क्या हो जाएगा? मैं बार बार कहता हूं कि पीछे का वीडियो देख करके रेगुलर पढ़ाई करो, लेकिन सुनते नहीं हो। केवल वीडियो डाल दीजिए, डाल देने से क्या हो जाएगा? इसलिए मैं ठीक आज वीडियो बना रहा हूं, कल बीच करूंगा, परसों फिर डालूंगा। देखता हूं कि कैसे वीडियो देखते होंगे, फिर पहले वाले रूटीन पर आ जाऊंगा। और मैं हिंदी मीडियम का क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि मैं दी करके छोड़ा था। फर्स्ट क्लास देखना, पीछे का क्लास देख करके आगे पढ़ना है। जबकि रेगुलर मैं पढ़ा रहा हूँ इधर से उधर, नाप जो करके इधर से उधर नहीं पढ़ा रहा हूँ। रेगुलर पीछे का क्लास देखो और तब आगे देखो। तो मैं 2 टर्म लेकर के छोड़ा था। ठोस की दरों में विद्याता और दूसरा गैस की दरों में विद्याता। 2 ही विद्याता तुम लोगों को पानी और विद्याता का परिभाषा में दे दिया था। मैं कहा भी था कॉपी उठा करके उसको नोट्स को बढ़िया से मैं डिफिनीशन दे देता हूँ, उसको लिखा करो। तो लिखता तो है नहीं, पढ़ने से मतलब है नहीं। और बस कमेंट करते रहो, तो फ्री में हो कमेंट करते रहो। कमेंट करने से क्या होगा? तुम देखो ना, एक दिन देखेगा, मैं दूसरे दिन वीडियो डाल दूंगा। देखना तो है नहीं। अब बस सर फ्री में है, बैठे बैठे मन मस्ती करते रहो। इसके बाद कुछ और निकल के डाले हैं तो मैं तो टोटम बना दिया। फिर भी मैं टर्म लिख दिया हूँ। ठोस की दरों में विद्याता और गैस की दरों में विद्याता। तो मैं ठोस की दरों में विद्याता पहले पढ़ा लेता हूँ, और तब इसके बाद समय बचेगा तो मैं न्यूमेरिकल बता दूंगा। क्योंकि टोटल जो जितना शेष न्यूमेरिकल बचा हुआ है, सब न्यूमेरिकल तुम लोग सब मिला करके कमेंट कर ही दिया है। तो पढ़ते क्या हो, अनुमान कर लो। ठीक है, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पहला ठोस की दरों में विद्याता। ठोस की द्रव में विद्याता, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड in liquid। बढ़िया से क्लास को सुनना, ठीक से मेरे क्लास को सुन करके कॉपी पर लिखना। ये थ्योरी है, पहले ठीक से समझ लो। ये ठोस जो होगा वो विलेय होगा। ठोस क्या होगा? विलेय होगा। और द्रव क्या होगा? विलायक होगा। इसमें क्या घटना होती है कि जब ठोस विलेय को द्रव विलायक के निश्चित मात्रा में क्रमशः घुलाई जाती है, तो विलयन की सांद्रता बढ़ती जाती है। तो विलयन की सांद्रता क्रमशः बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को विलीनीकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं? विलीनीकरण। अंग्रेजी में इसे कहते हैं डिसोल्यूशन। फिर एक बार सुन लो। जब ठोस विलेय को
जब ठोस विलेय को द्रव विलाय में क्रमशः घुलाई जाती है तो विलयन की सांद्रता क्रमशः बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को विलीनीकरण कहा जाता है। इस प्रकार जब विलयन में और विलेय को क्रमशः घुलाई जाती है तो विलयन एक अवस्था में पहुंचती है जहां पर कुछ विलेय के कण ठोस विलेय के कणों के साथ संघट इसको कहते हैं टकरा कर संघट अंग्रेजी में कहते हैं कोलाई संघट करके विलयन से अलग होना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। इस प्रकार जब विलयन की वह अवस्था जहां पर विलीनीकरण के क्रिस्टलीकरण के वेग के बराबर होते हैं विलयन की गतिक साम्यावस्था। विलयन की गतिक साम्यावस्था डायनेमिक इक्विलिब्रियम गतिक साम्यावस्था कहा जाता है, जिसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। जिसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। विलेय प्लस विलाय बोलो, ये साम्यावस्था उत्क्रमणीय चिन्ह है ना, विलयन। ये समझ ले मतलब, जहां पर चूंकि इधर से जाते हो तो ये विलीनीकरण का वेग हुआ, विलीनीकरण के वेग, जिसे हम अग्रिम अभिक्रिया के वेग कहते हैं। और इधर से क्रिस्टलीकरण के वेग, जिसे पोस्ट अभिक्रिया के वेग कहा जाता है। और यदि ये दोनों बराबर हो जाए
तो बोलो कि जहां अग्रिम अभिक्रिया के देख पश्च अभिक्रिया के देख के बराबर होते हैं, क्या कही जाती है? समव्यवस्था कही जाती है। ये गतिक समवस्था, जो वहां पर जब ये गतिक समवस्था में आती है तो वहां पर विलीनीकरण के देख क्रिस्टलीकरण के देख के बराबर होते हैं। यही की ठीक इसके पहले के क्लास में मैं समझाया था समव्यवस्था, इसलिए पीछे का क्लास देख करके इसको समझोगे। इसीलिए ऐड योर नॉलेज डाल करके मैं एक बार U11 में पढ़ाया था, फिर भी मैं दिया था, बताया हूं ठीक इसके पहले वाले क्लास में। क्लास को देखो तब समझो। तो ये विलीनीकरण का वेग है और ये क्रिस्टलीकरण का वेग है, और जहां पे ये दोनों बराबर होते हैं उसे क्या कहा जाता है? गति की समव्यवस्था कहा जाता है। फिर एक बार मैं रिव्यू कर देता हूं कि जब ठोस विलेय को द्रव विलायक में क्रमशः घुलाई जाती है तो विलयन की सांद्रता क्रमशः बढ़ती जाती है। इस प्रक्रिया को विलीनीकरण कहा जाता है। पुनः जब उस विलयन में विलेय की और अधिक ठोस विलेय की और अधिक मात्रा घुलाई जाती है तो विलयन एक अवस्था में पहुंचती है जहां पर विलेय के कण ठोस विलेय के कणों के साथ संघट करके टकरा करके विलयन से अलग होना प्रारंभ करते हैं, उसे क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। इस प्रकार विलयन की वह अवस्था जहां पर विलीनीकरण के वेग क्रिस्टलीकरण के वेग के बराबर होते हैं, गति की समव्यवस्था कही जाती है। विलेय प्लस विलायक जहां पर विलीनीकरण के वेग क्रिस्टलीकरण के वेग के बराबर होते हैं, गति की समव्यवस्था कही जाती है। और गति की समव्यवस्था को कैसे दिखाएंगे? विलेय प्लस विलायक उत्क्रमणीय का चिन्ह और ये विलयन होते हैं। इस प्रकार इस अवस्था में, इस अवस्था को जान लेना, ये वो अवस्था होती है जहां पर विलयन पूर्णतः संतृप्त हो जाता है। संतृप्त विलयन का अर्थ क्या है? कि वैसे विलयन जिसमें दिए गए ताप और दाब पर विलेय की और अधिक मात्रा घुलाई नहीं जा सकती है, वैसे विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। क्या कहते हैं उसको? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन अंग्रेजी में इसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो कब? जब विलयन गतिक समवस्था में आ जाती है तो उस अवस्था में संतृप्त विलयन को निम्न प्रकार से परिभाषित किए जाते हैं, निम्न प्रकार से व्यक्त किए जाते हैं। क्या? कि वैसे विलयन जिसमें दिए गए ताप और दाब पर विलेय की और अधिक मात्रा घुलाई नहीं जा सकती है, क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। दिए गए ताप का अर्थ क्या है? नियत ताप, स्थिर ताप। फिर एक बार संतृप्त विलयन का परिभाषा क्या होती है? कब संतृप्त विलयन परिभाषित होती है? जब विलयन गति की समव्यवस्था में आ जाती है तब हम संतृप्त विलयन को कैसे परिभाषित करते हैं? कि वैसे विलयन जिसमें दिए गए ताप एवं दाब पर विलेय की और अधिक मात्रा घुलाई नहीं जा सकती है, क्या कहलाते हैं? संतृप्त विलयन कहलाते हैं। इसलिए संतृप्त विलयन को विलेयता भी कहा जाता है। संतृप्त विलयन को क्या कहते हैं? विलेयता। विलेयता, क्योंकि ठीक इसके पहले के क्लास में जाओ, मैं विलेयता को परिभाषित किया हूं। क्या? कि द्रव की निश्चित मात्रा में निश्चित ताप पर
विलेय पदार्थ की घुली हुई अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं। तो जहां विलयन संतृप्त हो जाता है वहां पर उस विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली होती है, लेकिन हाँ ताप और दाब को बदलना नहीं है। जिस ताप और दाब पर प्रयोग कर रहे हो ताप और दाब वही होना चाहिए। ताप एवं दाब को क्या होना चाहिए? नियत, कांस्टेंट होना चाहिए। इसीलिए निश्चित ताप एवं दाब पर जब विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा घुलाई नहीं जा सकती है क्या कहलाते हैं? संतृप्त विलयन कहलाते हैं। और संतृप्त विलयन को ही क्या कहा जाता है? विलेयता कहा जाता है। क्योंकि विलेयता भी क्या है? द्रव के निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा होती है। तो जहां पे संतृप्त विलयन बनते हैं वहां पर विलेय की अधिकतम मात्रा घुलाई जाती है। इस प्रकार फिर एक बार संतृप्त विलयन को कैसे परिभाषित करेंगे कि वैसे विलयन जिसमें नियत ताप और दाब पर विलेय की और अधिक मात्रा घुलाई नहीं जा सकती है क्या कहलाते हैं? संतृप्त विलयन कहलाते हैं। और इस आधार पर असंतृप्त विलयन को कैसे परिभाषित करेंगे? इस आधार पर संतृप्त विलयन के आधार पर असंतृप्त विलयन को असंतृप्त विलयन विलयन अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो असंतृप्त विलयन को किस प्रकार परिभाषित करेंगे? ओ माने नहीं, संतृप्त माने संतृप्त। मतलब क्या हुआ इसका अर्थ कि वैसे विलयन जिसमें दिए गए ताप और दाब पर विलेय की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। क्या? वैसे विलयन जिसमें दिए गए ताप और दाब पर विलेय की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है क्या कहलाते हैं? असंतृप्त विलयन कहा जाता है। फिर एक बार संतृप्त विलयन का कोई परिभाषा पूछे तो क्या कहोगे कि नियत तापमान दाब पर दिए गए तापमान दाब पर स्थिर तापमान दाब पर विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा घुलाई नहीं जा सकती है तो संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन को ही क्या कहा जाता है? विलेयता कहा जाता है। और असंतृप्त विलयन का परिभाषा को पूछे तो क्या कहेंगे कि दिए गए ताप एवं दाब पर विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। संतृप्त विलयन यदि बालक बन गया तो समझ लेना कि वो विलेयता हो गई, क्योंकि उस दिए गए विलायक में जो विलायक का निश्चित मात्रा है उसमें जो तुम्हारा विलेय का जब अधिकतम मात्रा घुल जाती है तो उसी को विलेयता कहते हैं, उसी को संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन जब होगा तो दिए गए ताप एवं दाब पर विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा घुलाई जाएगी तो असंतृप्त, और घुलाई नहीं जाएगी तो संतृप्त विलयन होता है। ये बात याद रखना, इसको बढ़िया से नोट कर लेना, इस बात को भूलना नहीं है। इस प्रकार ठोस की द्रव में विलेयता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। इन्वर्टेड कॉमा में क्या करते हैं तो नियत ताप को आपको क्या रखना होगा? नियत होगा, कांस्टेंट होगा, दिया गया ताप होगा। नियत ताप पर 100 ग्राम, देख लो विलायक का निश्चित मात्रा करेगा 100 ग्राम द्रव विलायक में किसका परिभाषा देना है? ठोस की द्रव में विलेय
विलेयता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। क्या कि नियत ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में घुली हुई ठोस विलेय की अधिकतम मात्रा को ठोस में द्रव में ठोस की द्रव में विलेयता कहा जाता है। नियत ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में घुली हुई ठोस विलेय की अधिकतम मात्रा को ठोस की द्रव में विलेयता कहा जाता है। देख रहे विलेयता के जो शुरू में ठीक इसको पहले वाले क्लास में परिभाषा दिया हूं, द्रव विलायक की निश्चित मात्रा में। तो बोलो कि द्रव विलायक की निश्चित मात्रा हो नहीं, ताप को नियत रखा गया है कि नहीं, और उसमें घुली हुई ठोस विलेय की अधिकतम मात्रा। तो बोलो कि ये विलयन संतृप्त विलयन हो गया कि नहीं, ये संतृप्त हुआ कि नहीं। जब विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा जब भूल जाएगी, मतलब उसमें और विलेय की मात्रा नहीं मिलाई जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें अधिकतम मात्रा घुली हुई है। तो जब अधिकतम मात्रा घुल गई तो इसका मतलब कि वो विलेयता है। इसलिए संतृप्त विलयन को ही विलेयता के रूप में परिभाषित किए जाते हैं। फिर एक बार समझ लो, ठोस की द्रव में विलेयता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। नियत ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में घुली हुई ठोस विलेय की अधिकतम मात्रा को ठोस की द्रव में विलेयता कहा जाता है। तो इस प्रकार विलेयता की गणना निम्न सूत्र द्वारा किए जाते हैं। विलेयता बराबर विलेयता बराबर विलेय के द्रव्यमान ग्राम में बाई विलायक के द्रव्यमान ग्राम में गुना 100, क्योंकि परिभाषा में हम लोग क्या लिए 100 ग्राम द्रव विलायक में। ये तुम्हारे विलेयता की परिभाषा होती है। ठोस की द्रव में विलेयता के फॉर्मूला के अनुसार परिभाषा के अनुसार फॉर्मूला है ना। ये बात को याद रख लेना। तो पूछ देता है कि ठोस की द्रव में विलेयता को डिफाइन करें, परिभाषित करें। तो ठीक, नियत ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में घुली हुई ठोस विलेय की अधिकतम मात्रा, और जब ठोस विलेय की अधिकतम मात्रा घुल गई तो संतृप्त विलेय हो गया। क्योंकि अधिकतम के बाद तो कोई ऊपर शब्द है नहीं, मतलब उस विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा नहीं भुलाई जाएगी, तभी अधिकतम लिखा जाता है। तो अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, ठोस की द्रव में विलेयता कहा जाता है। अब विलेयता का फॉर्मूला ये होती है, पैराग्राफ चेंज कर देना। ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित होते हैं। ठोस की द्रव में विलेयता को परिभाषित करने वाले कारक निम्नलिखित होते हैं। पहला, विलेय एवं विलायक की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बी
टेम्परेचर और सी द प्रेशर। अब आए हम चर्चा करेंगे विलेय और विलायक की प्रकृति। ध्यान देना, ये तीनों पॉइंट समझ गए। ये तीन कारक हैं जिसका चर्चा मैं ठीक इसके पहले वाले क्लास में भी विलेयता जहां हेडलाइंस मारा उसके नीचे मैं लिखा हूं। ये तीन कारक जो है विलेयता को प्रभावित करते हैं। तो ठोस की दरों में विलेयता हो चाहे गैस की दरों में विलेयता हो, उस विलेयता को प्रभावित करने वाले तीन ही कारक होंगे जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। विलेय और विलायक की प्रकृति पहली चर्चा मैं कर रहा हूँ, ध्यान देना बढ़िया से। प्रकृति माने क्या होता है? स्वभाव, नेचर। तो जान लो कि विलेयता इस सिद्धांत पर आधारित है कि यही डायलॉग में याद रखना होगा। विलेयता, चाहे विलेयता कोई भी हो, मैं दो पद कहा हूं कि तुम लोग को पढ़ना है। तो उसकी दरों में विलेयता और गैस की दरों में विलेयता, दोनों में ये कारक होंगे। तो क्या कहता है कि विलेयता इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि समान को घोलता है। अंग्रेजी में कहते हैं लाइक डिजॉल्व, लाइक ध्यान देना, समान को घोलता है। ये शब्द का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब क्या है कि ये समान और ये समान, दो कहता है समान, मतलब कि एक विलेय और दूसरा विलायक। तो क्या कहता है कि समान को घोलता है। इसका मतलब क्या है कि यदि विलेय एवं विलायक की प्रकृति समान हो तो उस विलेय को उस विलायक में आसानी से घुलाया जा सकता है। समान को घोलता है। इसका क्या मीनिंग है कि यदि विलेय एवं विलायक की प्रकृति समान हो तो उस विलायक में विलेय को आसानी से घुलाया जा सकता है या उस विलायक में विलेय आसानी से घुल जाते हैं। इसी स्टेटमेंट के द्वारा, इसी कथन के द्वारा, इसी सिद्धांत के आधार पर समान को घोलता है। लाइक डिजॉल्व, लाइक इट मीन्स दैट सेम नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इजीली डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। जहां पर विलेय एवं विलायक की प्रकृति समान हो वहां पर विलेय दिए गए विलायक में आसानी से घुल जाता है। जैसे हम लोग उदाहरण दे दें, जैसे हमारा साधारण नमक है। साधारण नमक का सूत्र होता है साधारण नमक है क्या है? NaCl। देख लो बाबा, ये आयनिक होता है। Na प्लस और Cl माइनस किस नेचर का होता है? आयनिक है। यहाँ पर ध्रुव बन रहे हैं। ये प्लस भी ध्रुव है, माइनस भी ध्रुव है। पोल बन रहा है, ध्रुव बन रहा है। ये आयनिक होते हैं। ऐसे जल में यदि घुलाते हो जल में, तो जल भी H2O ये भी ध्रुवीय होता है। किस नेचर का होता है? ध्रुवीय नेचर का होता है। याद करो हाइड्रोजन बंधन जब मैं पढ़ाया था 11 में, ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस और ये डेल्टा प्लस, याद है? तो ये भी ध्रुवीय
ध्रुवीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? ध्रुवीय प्रकृति का होता है। और ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण से ये धनान ऋणान वाले जितने यौगिक हैं उसका अपना विलायक है, जो कि जिसे जल कहा जाता है। जल में ये आसानी से भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं? क्योंकि समान को भूलता है, तो इसकी प्रकृति और जल की प्रकृति समान होती है, इस कारण से आसानी से भूल जाते हैं। इसलिए विलीयता इस सिद्धांत पर आधारित है कि समान को भूलता है और असमान एक दूसरे में नहीं भूलते हैं। और वैसे ही तुम मान करके चलो कि तुम्हारा नफ्तालीन है, एंथ्रासीन है, कार्बनिक है। नफ्तालीन है, इसका फॉर्मूला तुम लोगों को मैं पढ़ाया हूं, C10H8 होता है। एंथ्रासीन है C14H10। ऑर्गेनिक कॉपी निकाल देना, पढ़ा हुआ है। नफ्तालीन है, ये क्या होता है? कार्बनिक होता है। क्या होता है? कार्बनिक। इसलिए यदि इसे जल में डालोगे तो ये जल में, क्योंकि ये कार्बनिक है, जल जो होता है वो अकार्बनिक होता है। जल क्या है? कार्बनिक ध्रुवीय विलायक होता है और अध्रुवीय विलायक, अकार्बनिक ध्रुवीय विलायक होता है। तो ये अकार्बनिक है, ये कार्बनिक है, तो बोलो कि ये नेचर असमान हो गए कि नहीं? असमान यदि प्रकृति है तो एक दूसरे में भूलते नहीं है। इसलिए घुलनशीलता, विलीयता इस सिद्धांत पर आधारित है कि समान को भूलता है। यदि विलेय और विलायक की प्रकृति समान है, उस विलायक में विलेय आसानी से भूल जाते हैं, और यदि प्रकृति असमान है तो उसमें भूलते नहीं है। जैसे नफ्तालीन, एंथ्रासीन तुम्हारे जल में अघुलनशील होते हैं, अविलेय, इसी को कहते हैं अघुलनशील। तो ये बात ध्यान रखना होगा कि यदि ये और ये प्रकृति असमान है तो या तो अघुलनशील होंगे या अल्प घुलनशील होंगे। लेकिन यदि दोनों की प्रकृति समान हो जाए तो वो आसानी से भूलेंगे, क्योंकि समान को भूलता है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, नोट याद रख लेना। जब ये विलीयता का सिद्धांत का काट क्या है कि जैसे कोई कह दिया कि ठीक है समान को भूलता है, ठीक है, तो आपका चीनी है, C12H22O11 है। तुम्हारा ग्लूकोस है, ये C6H12O6 है। तुम्हारा अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल ले लो, एथिल अल्कोहल है जो C2H5OH है। एथिलीन ग्लाइकोल है, मतलब बहुत ऑर्गेनिक है, जो कि कार्बनिक है। क्या है? कार्बनिक। और जल जो है वो अकार्बनिक है। फिर ये कैसे भूल जाता है? जानते हो कि चीनी पानी में भूलता है, वो बेंजीन में नहीं भूल सकता है, वो एसीटोन में नहीं भूल सकता है, वो इथर में नहीं भूल सकता है, क्योंकि अध्रुवीय वो तुम्हारे विलायक होते हैं। जहां पर मैंने निर्जलीय विलयन पढ़ाया था, वैसे विलयन जिसमें विलायक रूप में जल उपस्थित नहीं रहता, वैसे विलयन में विलायक रूप में कौन रहते हैं? कार्बनिक अध्रुवीय विलायक। बेंजीन रहता है, क्लोरोफॉर्म रहता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, इथर होता है, एसीटोन होता है। उसमें ये नहीं भूलते हैं। इनको भूलना चाहिए किसमें? बेंजीन में। इनको भूलना चाहिए किसमें? इथर में। इनको भूलना चाहिए एसीटोन में। लेकिन भूलते किसमें हैं? जल में। ऐसा क्या कारण है? क्योंकि तो दोनों और समान है कि नहीं है? लेकिन हाँ, फिर आ जाओ, ये समान है कैसे? तो चीनी में भी हाइड्रोजन बंधन का की याद है ना? डॉट 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 डॉट
और जल में भी हाइड्रोजन बंधन OH H डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डॉट 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 OH डॉट 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 H O डेल्टा OH डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ये भी आगे जाएगा, ये भी आगे जाएगा। याद है ना क्लास? तो इसमें भी हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, इस सब में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। इस कारण से ये कार्बनिक होते हुए भी अकार्बनिक ध्रुवीय विलायक जल में घुलनशील होते हैं, विलेय होते हैं। पूछ लेगा कोई, ठीक है, समान समान को घोलता है तो फिर ये कार्बनिक है, कार्बनिक है तो इसको कार्बनिक विलायक किसमें? बेंजीन में, एसीटोन में, क्लोरोफॉर्म में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलना चाहिए। फिर भी ये किसमें घुलते हैं? जल में क्यों घुलते हैं? ऐसा क्या रीजन है? तो उसको बताना होगा कि चूंकि चीनी, ग्लूकोज, एथिल अल्कोहल एवं जल दोनों के अणुओं के बीच कौन सा बंधन रहता है? हाइड्रोजन बंधन रहता है। तो बोलो कि दोनों के बीच जब हाइड्रोजन बंधन है तो प्रकृति समान हुई कि नहीं हुई? इस कारण से ये कार्बनिक होते हुए भी ध्रुवीय विलायक जल में घुलनशील होते हैं। याद रखना, स्टार क्वेश्चन है। चीनी कार्बनिक है, ग्लूकोज कार्बनिक है, एथिल अल्कोहल कार्बनिक है, तो इसको तो कार्बनिक विलायक कौन होता है? बेंजीन, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलना चाहिए। फिर भी ये उसमें ना घुल करके ये घुलते किसमें हैं? अकार्बनिक ध्रुवीय विलायक जल में घुलनशील होते हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि क्या आंसर दोगे? इनके अणुओं और जल के अणुओं के बीच कौन सा बंधन उपस्थित रहता है? हाइड्रोजन बंधन उपस्थित रहने के कारण से ये इसमें घुलते हैं। यही कारण है कि कार्बनिक होते हुए भी ये जल में घुलनशील होते हैं। याद रखना, ये लोग स्टार नोट है वाला के स्टार नोट याद रख लेना कि चीनी, ग्लूकोज, एथिल अल्कोहल कार्बनिक होते हैं, फिर भी ये ध्रुवीय विलायक जल में घुलनशील क्यों होते हैं? क्योंकि चीनी, ग्लूकोज, एथिल अल्कोहल जल के अणुओं के बीच कौन बंधन उपस्थित रहता है? हाइड्रोजन बंधन, डॉटेड लाइन वाला बंधन। याद होगा, पढ़ाया हूँ, सवाल करके में पढ़ाया हूँ। हाइड्रोजन बंधन उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण से ये घुलनशील होते हैं। और आज मैं यही पर क्लास को इंद करता हूँ। कल के पॉइंट में फिर अगले क्लास में मैं दूसरे पर चर्चा करूंगा।